नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक खास विषय को शामिल कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हैं प्रख्यात पर्यावरणविद सच्चिदानंद भारती जी। सच्चिदानंद भारती जी प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, नेशनल अवार्ड ही रह चुके हैं। सर, आपका दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरीके से हम एक बहुत ही गंभीर और ज्वलंत ये विषय है, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन पर बातचीत करें, तो सर पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण की समस्या मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा है, कम है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसी से हम शुरुआत करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम की। जी विश्वबंधु जी, गंगा दशहरा के इस पुण्य दिन पर मुझे अपने पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरण के विषय में, यानी कि जल, जंगल, ज़मीन के विषय में, वहाँ की जलवायु के विषय में, वहाँ की जैव विविधता के विषय में बोलने का अवसर आपने दिया। ये आपका धन्यवाद। ये हमारा जो पहाड़ है, ये वास्तव में इसकी पहचान ही पर्यावरण है। जी बिल्कुल। और इसके आज से नहीं, युगों से ये अपने प्राणदायिनी नदियों और हवा के लिए ही जाना जाता है। बिल्कुल। कालिदास ने कहा है, अस्तुस्तस्याम दिशदेव आत्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा पूर्वा पर्वतो या निधि भगाया स्थिता पृथ्व्याम युवा मानदंडा, कि ये पृथ्वी का मानदंड है, मेरु रज्जु है। और आज भी हम देखें तो ये एशिया का जलवायु निर्धारक है। लेकिन अब जबकि आप कह रहे हैं कि पहाड़ों में भी पर्यावरण का असंतुलन हुआ है, बिल्कुल, तो पिछले कुछ दशकों से कुछ ऐसे हमने देखे कि हमारे जो हिमालय जो शांति का है, अध्यात्म का है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अस्थावरणा नाम हिमालय, स्त्रियों में मैं हिमालय हूँ, वो कितना अस्थिर हो गया। और उस पर कितने तरह के संकट और विपदाएं, आज विपदा का दूसरा नाम हिमालय है, पहाड़ है, इतनी विपदाएं आ रही हैं। और चूँकि हमारी पहचान पर्यावरण है, पानी है, जलवायु है, तो इस पे जब ये असंतुलित है तो फिर पहचान भी निश्चित रूप से कमज़ोर हो जाती है। जी। तो इसके अनेक कारण हैं और उन कारणों को विभिन्न समय पर जो अध्ययन हुए हैं, जो लेकिन सबसे बड़ा जो कारण अगर मुझे लगता है, जो वहाँ के निवासी हैं, जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ जनजीवन जीते हैं, उनके भी अपने अनुभव होते हैं। वो बरसों से वहाँ रहते आए हैं, बरसों से उस ज़मीन को, जंगल को, मिट्टी को, जीव जंतुओं को देखते आए हैं। और उन्हें अब लगता है कि इस सब में धीरे धीरे बदलाव आया है। उनके वो नदियाँ धीरे धीरे सिमट रही हैं, जल स्रोत कहीं कहीं सूख रहे हैं, जंगल धीरे धीरे बदल रहे हैं। यानी पहले अगर मिश्रित जंगल थे, बांज के, बुरांस के, उतीस के, काफल के, पैया के, अब देवदार के, अब वो एकांकी वन चीड़ या नीचे मैदानी जैसे हमारे भाबर का क्षेत्र है, इसमें साल के वन, तो ये एकांकी वन हुए। तो एकांकी वन मिश्रित वनों की अपेक्षा बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और ये तरह तरह की असंतुलन पैदा करते हैं। तो पहाड़ों में जो असंतुलन पर्यावरण का है, वो निश्चित रूप से मैदानी क्षेत्रों से उसके असंतुलन के कारक अलग हैं, कारण अलग हैं। क्योंकि मैदानी भागों में असंतुलन के कई कारण हो सकते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन पहाड़ों में जो असंतुलन के कारण हैं वो उसके बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए कारण हैं। यानी अगर उसके जंगलों का रूप बदल गया, उसकी नदियों का रूप बदल गया, उसके हिमालयों का रूप बदल गया, उसके जनजीवन में जो खेती बाड़ी होती थी, मोटे अनाज होते थे, उनका रूप बदल गया, वहाँ रहने वाले लोगों का रंग ढंग बदल गया, तो समझ लो कि पहाड़ों में पर्यावरण के असंतुलन के ये कारण बन जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने कहा है कि जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी अलग हैं पर्यावरण की दृष्टि से, और हिमालयी क्षेत्रों की या पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग कारक हैं। जी। हम हमेशा से ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, हमेशा से ही इस टॉपिक पर, इस विषय पर हम बातचीत करते हैं, कार्यक्रमों को करते हैं कि पर्यावरण को हम किस तरीके से बचाएं, किस तरीके से हम जनता को जागरूक बनाएं, जिससे हमारा पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना रहे। और आज का हमारे कार्यक्रम इसी पर आधारित है। हम बहुत से दिवस मनाते हैं भारती जी, हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
हालांकि मुझे लगता है कि हर दिन को ही हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएं तो निश्चित रूप से तभी हम बचाव कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं पर्यावरण को लेकर के। लेकिन पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य आपको दिखाई देता है? इस पर आप क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आपके? देखिए, पर्यावरण दिवस तो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में एक बैठक हुई जी, और वो दुनिया के लोगों, दुनिया के देशों की एक चिंता के साथ हुई कि भाई धीरे धीरे जो हमारी धरती है, बिल्कुल, इसमें जो जीवन युगों युगों से चला आ रहा है, ये रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो जब ऐसे सवाल उठने लगते हैं कि भाई यहाँ भी जीवन कठिन हो रहा है, देखो ना, ऐसे तो सृष्टि में असंख्य ग्रह है पर जीवन केवल धरती पर है। बिल्कुल। तो अब जब यहाँ भी जीवन कठिन हो रहा है तो फिर उसकी समस्या के निदान के लिए लोग सोचने लगते हैं, और इसी चिंतन मंथन और कोशिश का परिणाम था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में ये सोचा गया दुनिया के मुल्कों ने कि हमें पर्यावरण की जागरूकता के लिए सतत कार्य करने के लिए एक दिवस मनाना चाहिए, और 5 जून 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन पांडे जी, उससे भी बड़ी चमत्कृत बात तो यह है कि हमारा पर्वतीय समाज वर्षों से पर्यावरण के दिवस को मनाता रहा है, और वो दिवस रहे हैं हमारे हरेला। बिल्कुल, हरेला हमारा एक ऐसा पर्व है कि जो पूरी दुनिया में अनोखा है। बिल्कुल, और हमने पूरे सावन को उसमें बांधा है जी। और एक महीना बांधने वाला समाज कैसे पर्यावरण के लिहाज से कमजोर हो गया, ये सोचने की बात है। तो हमारे समाज की समृद्धि पर्यावरण के लिए, विशेष करके कुमाऊं में दरवाजों पे, द्वारों पे एक विशेष चित्रकारी की जाती है जी, और उसमें ये कामना की जाती है उस चित्र में कि मतलब जो आने वाले बरसात, वो जो दिन होते हैं उनमें जो भारी आपदाएं आएंगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, ओले आएंगे, इससे हमारी गांव, धरती, समाज सुरक्षित रहे। तो गंगा मैया से ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो ये देखो, गंगा जी का उद्गम हमारा उत्तराखंड है, बिल्कुल, और गंगा जी को देव नदी कहा जाता है। देव नदी इसलिए कहा जाता है कि गंगा जी का जो जल है, जब ये मैदानी भागों में गया होगा, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के समाज ने देखा कि भाई इतना पवित्र जल किस मुल्क से आ रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जहाँ से इतना बड़ा पुण्यमयी जल आ रहा है, वो धरती का हिस्सा नहीं हो सकता, वो तो निश्चित ही स्वर्ग है, और इसीलिए उन्होंने इसे देवभूमि कहा, माथे का समाज कहा। तो इसलिए आज भी देखो, यद्यपि पर्यावरण असंतुलन निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है और कई तरीका का है, लेकिन इसमें भी आप देखें कि हमारे गंगा यमुना का जो मैदान है आज भी बहुत उपजाऊ है। उसके पीछे बड़ा कारण ये नहीं है कि वहाँ हम कितनी खादें डाल रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ हिमालय की जो मिट्टी है, ये गंगा और यमुना के द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों टन के हिसाब से हर साल पहुंचती रहती है जी। ये ताजी मिट्टी जब उन खेतों में जाती है, नहरों के द्वारा, योजनाओं के द्वारा, सिंचाई के द्वारा, तो हमें फिर से वो अन्न मिलता है कि जिससे हम पौष्टिक होते हैं। अन्यथा यहाँ तो इतनी खाद डाली जाएगी और इस तरह की पुण्यमयी मिट्टी नहीं पहुँचेगी तो खेत तो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो योगदान हिमालय का है, जो पहाड़ों का है, उसको आंकना बड़ा कठिन है। लेकिन जैसा कि आप कह ही रहे हैं कि भाई पहाड़ों की तो पहचान ही पर्यावरण है। बिल्कुल, पहाड़ों की तो पहचान ही शांति है, पहाड़ों की तो पहचान ही अध्यात्म है। यहाँ लोग अध्यात्म के लिए आते हैं, सुख और शांति के लिए आते हैं, आनंद के लिए आते हैं जी। और आनंदी न रहे, आनंदी न मिले पर्यटन को, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड पर्यटन का क्षेत्र है और पर्यटक यहाँ आकर के आनंद का अनुभव न करे तो फिर कहाँ क्या होगा। निश्चित रूप से। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया, ये प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादातर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर जो पर्यावरण का असंतुलन है, ये किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है? इस पर आपके क्या विचार हैं भारती जी? देखिए कि जो पहाड़ों में जो लोग पहले रहते थे जी, वो लगभग स्वावलंबित लोग थे। बिल्कुल। पशुपालन और अपना गांव का अपना जंगल, अपना पानी, ये सब मतलब करीब पूरा समाज स्वावलंबित होता था जी। धीरे धीरे जैसे विकास सब जगह हुआ तो यहाँ भी सड़कें आई, सब चीज़ें हुई और ये संसार के भारत के वैश्विकता जैसे आई तो यहाँ भी आई। आज के वर्तमान संदर्भ में जो हम देखें, आज एक नए तरीके से अब सोच आने लग गई है और उसको नया शब्द देने लग गए हैं, जैसे होम स्टे बनाओ, बिल्कुल, जैसे कहा इको विलेज बनाओ, इको टूरिज्म कहो। इको टूरिज्म क्या है?
भाई इको टूरिज्म का मतलब पहले जब भगवान बद्री विशाल की यात्रा होती थी, बद्री केदार जी की यात्रा में लोग जाते थे, तो ऋषिकेश से चट्टियाँ होती थी जी। एक अनुमान है कि ऋषिकेश से भगवान बद्रीनाथ जी के बीच में लगभग 5000 चट्टियाँ हुआ करती थी। चट्टियाँ माने जहाँ लोग बीच में टिकते थे जी। 10-20 किलोमीटर जाने के बाद फिर टिकते थे। उन चट्टियों में आसपास के गांव का जो अनाज होता था या जो साग सब्जियां होती थी, दूध होता था, वही आता था और वही बिकता था। अब जब गाड़ियां आई और ये नए साधन जुड़े तो लोग सीधे पहुंचते हैं ना, बड़े होटल बन गए, बड़ी चीज़ें बन गई और ये बड़ा तरीका हो गया। तो अब इस तरीके में लोगों ने कैसे हो तो कहा गया कि भाई इको टूरिज्म का मतलब है कि अगर आपका जोशीमठ में बड़ा होटल है, यदि आपका श्रीनगर में बड़ा होटल है, यदि कौसानी में बड़ा होटल है, तो आप होटल तो बड़ा दीजिए, यानी सुख सुविधाओं वाला दीजिए, लेकिन उसमें भोजन स्थानीय हो, उसमें कुछ सब्जियां तो स्थानीय हो। जैसे आपने देखा होगा कि सांवे की खीर, मंडुए की रोटी अब धीरे धीरे हर होटल में प्रसिद्ध होती जा रही है। हमारा कनाली का साग, सिसूर जिसको बोलते हैं, ये पर बिच्छू घास जिसको बोलते हैं, इसकी सब्जी, इसकी चाय बड़े होटलों में अब परोसी जाने लगी जी। तो ये जो एक परिवर्तन आ रहा है कि प्रकृति के साथ नए व्यवसाय को जोड़ना, नए लोगों को जोड़ना, ये बहुत सुंदर है। मुझे लगता है पांडे जी इससे कुछ नई दिशा जरूर आएगी, अच्छा समृद्धि लौटेगी। बिल्कुल। और हिमालयी राज्यों, और आपने अभी उत्तराखंड को, क्योंकि हमारा ये जो राज्य है पर्यटक यहाँ पर आते हैं, पर्यटन राज्य है ये, तो यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो प्लास्टिक का उपयोग या अन्य माध्यमों के द्वारा किसी तरह का अगर प्राकृतिक या पर्यावरणीय असंतुलन क्या होता है हमारे राज्य को, जब यहाँ पर बहुत सारी तादाद में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं, चारधाम यात्रा जब चलती है और चल भी रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो प्लास्टिक का उपयोग या किसी अन्य माध्यमों के द्वारा उनके किसी उपयोग से पर्यावरण असंतुलन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? देखिए, बिल्कुल ये सही है कि हम किस संस्कार से आते हैं जी, क्योंकि संस्कार के साथ हमारा जीवन शैली जुड़ी होती है। बिल्कुल। अगर हमारे संस्कारों में ऐसा है कि जहाँ जाओ वहाँ गंदगी फैलाओ, बिल्कुल, तो हम चाह करके भी स्वच्छता नहीं दे सकते जी। क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति को, पर्यटक को हर हालत में अपने आप ही सोचना चाहिए कि मैं इतनी देवभूमि में आया हूँ, मैं इतनी सुंदर जगह आया हूँ, तो मुझे इसे कम से कम, अगर पहले तो मैं शुद्ध करने के लिए कुछ पेड़ लगाऊं, कुछ कार्य करूं, कुछ तालाबों की सफाई करूं, नहीं तो कम से कम गंदगी को तो यहाँ पर न छोड़ूं। और ये संस्कार पूरे देश में हमारी सनातन संस्कृति के संस्कार प्रारंभ में रहे हैं। बिल्कुल। हमारे सनातन संस्कृति में भाई सुबह उठ के ही कहते हैं कि भाई सागर वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुम, यानी नमस्तुभ्यम पादे स्पर्शमस्मै, कि हे धरती आप साक्षात नारायणी हैं, आपको छूने से, दिन भर आपके चलने से, मेरे चलने से आपको जो हानि होगी, जो दुख होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसी संस्कृति के लोग जब संस्कार विहीन अगर हों तो तभी तो गंदगी फैलाएंगे ना। तो मेरा अनुमान यह है कि हर घर में मूल संस्कारों को लौटाने की बड़ी जरूरत है। देखो, सरकारों के भरोसे सारे काम नहीं हो सकते जी। समाज भी जब खड़ा होता है तब काम होते हैं। बिल्कुल। सरकार तो अपनी ओर से स्वच्छता अभियान चलाएगी, कितनी जगह चलाएगी भाई, पूरे समाज को भी तो खड़ा होना है। तो समाज में उन समाजों की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है जो इन जगहों का आनंद लेने के लिए आते हैं। उनके आने से हमको भी लगना चाहिए, देवभूमि के लोगों को लगना चाहिए कि बहुत अच्छे लोग आए, देखो कितना अच्छा इनका संस्कार है। और देवभूमि के लोगों का भी कर्तव्य है कि वो अपने आसपास सुंदरता को रखें, स्वच्छता को रखें। बाहर से आने वाले पर्यटक को लगना चाहिए कि सचमुच मैं देवभूमि में आया हूँ, कितनी शांति है, कितनी सुरक्षा है, और यहाँ पर के लोग कितने अच्छे व्यवहार कुशल हैं। जी बिल्कुल। और जब मानवीय साझेदारी या जब जन जागरूकता होगी, हर व्यक्ति जागरूक होगा, तभी हमारा जो पर्यटन है, पर्यावरण है, वो पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय संतुलन ज़रूर बन सकेगा। सर, वनाग्नि की घटनाएं भारती जी बहुत ज़्यादा होती हैं, पहाड़ों में, जंगलों में आग लग जाती है और जिससे एक पर्यावरण असंतुलन देखने को मिलता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे जो ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियों के कारण कह लीजिए, या वहाँ पर जब आग लग जाती है तो आग को काबू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इस पर आपके क्या विचार है? देखो, जंगल की आग, जंगल तो अपने आप आग नहीं लगाता जी, लगाता तो मनुष्य ही है। बिल्कुल। तो पहली बात तो वहीं खड़ी होनी चाहिए कि भाई कोई मनुष्यों में ही ये संस्कार आने चाहिए कि जंगल नहीं जलाने चाहिए। ये देव स्वरूप होते हैं जी, प्रकृति के वरदान स्वरूप होते हैं, और इनके नुकसान से हमको कितना, देखो आज भी कार्बन को
सोखने वाली सबसे बड़ी अगर मशीन कोई है तो जंगल है। बिल्कुल। तो इस प्रकार के भाव विचार आने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम उफरैं खाल जहाँ से मैं आया हूँ, जी। उफरैं खाल में हमने पिछले 40 सालों से जंगलों के बीच में छोटी छोटी जल तलैया बनाई। जी। ये जल तलैया क्या है कि वर्षा जल संरक्षण के लिए एक गोल सा गड्ढा, जैसे आपका ये टेबल है, इस तरह के एक छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं जिनमें बरखा का पानी आता है और वो उनमें टिका रहता है। इन जल तलैयों को में न सीमेंट लगती है न प्लास्टिक लगता है, कुछ नहीं होता है, और उसके आसपास हमेशा नमी बनी रहती है, क्योंकि बरखा का पानी 2 महीने 2.5 महीने में पहाड़ों में बरखा आ ही जाती है। तो जब नमी होगी जंगलों के बीच में, अगर आपने नमीदार जल तलैया बना दी तो नमी के कारण आग नहीं पकड़ती है। पुराने जमाने में जी। हमारे पहाड़ों के लोगों में इस प्रकार का ज्ञान था जी। और परंपरा थी। वो अपनी पहाड़ों के ऊंचाई वाली जगहों पर एक बड़ी सी खाई बना देते थे। खाई माने जिसको 30-32 कदम लंबी, 30-32 कदम चौड़ी, 2-3 कदम गहरी एक खाई बनाते थे, जिसको पहाड़ी भाषा में खाल कहते थे। खाल या चाल। जी। ये चाल या खाल जो होती थी, इनमें मिट्टी की बनती थी और इसमें किसी प्रकार का प्लास्टिक या वो नहीं, पत्थर की पिचिंग वगैरह कुछ नहीं होती थी। सीमेंट तो तब था ही नहीं। बिल्कुल। और ये खाल जब बरसात के दिन, जब ठंडियों में भरती थी, जनवरी फरवरी के महीने में बारिश से भर जाती थी, पूरी गर्मियों में जानवरों के लिए पीने का पानी का प्रबंध करती थी। और धीरे धीरे नीचे इसका पानी आता था और जो नीचे के स्रोत होते थे वो सूखने से बचे रहते थे और जंगलों में भी नमी रहती थी, तो आग नहीं पकड़ते थे। जी। हमने इसी चाल खाल की परंपरा को थोड़ा सा नया जोड़ करके जल तलैया बनाई, क्योंकि हर जगह इतनी बड़ी चाल खाल पहाड़ों में बनानी संभव नहीं है। जी। और आपको आश्चर्य होगा पांडे जी कि हमने लगभग 40,000 जल तलैया बनाई हैं जी। अभी तक। सर, नेचुरल वाटर सोर्सेज या प्राकृतिक जल स्रोत जो हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि वनाग्नि की घटनाओं को आपने रोका है अपने कार्यों के द्वारा, तो हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, पहले जो बरसाती नदियां थीं उनमें जल हुआ करता था, अब वो नदियां सूख गई हैं, खत्म हो गई हैं, और जिससे पर्यावरण असंतुलन निश्चित रूप से वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। तो इसके लिए हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए, इसे आप किस रूप में देखते हैं? नदियां बरसाती नदियां नहीं जी, 12 नदियां जो थी जी, वो बरसाती बन गई जी, यानी जैसे चंद्रभागा नदी थी ऋषिकेश की, तो पहले साल भर बहती थी। जी। 1898 में स्वामी विवेकानंद जी उसका बड़ा वर्णन किया। जी। सोनाली नदी थी रुड़की की, जिस पर कि 1840 में IIT वो अपना थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज बना, जिसको आज हमने IIT का दर्जा दे दिया। वहाँ कोकड़झाला नदी है नैनीताल की, जो अब मौसमी नदी बन गई। कोशी के लिए खतरा पैदा हो गया है कि मौसमी नदी बनेगी। मन्यार के लिए खतरा है। कमल गंगा पुरोला की जो नदी है इसके लिए खतरा है। पौड़ी की हिमल नदी सूख गई है। तो ऐसी दर्जनों नदियां, और एक अनुमान है जो पानी के लिए काम करने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक संगठन हैं देश के, उनका ये कहना है कि नीति आयोग उसका एक निचोड़ समझे आप, कि पिछले 100 वर्षों में उत्तराखंड की लगभग छोटी बड़ी 300 नदियां सूख गई हैं। जी। ऐसे दर्जनों नदियों को तो मैं भी जानता ही हूं कि जो सूख चुकी हैं या मौसमी बन गई हैं, और जिनके फिर जो थोड़े बहुत बचे हैं उनके भी सूखने के कगार पर हैं। जी। क्या है कि हम नदियों को माँ कहते हैं, जी, पर नदी की भी तो कोई माँ है। तो नदी की माँ है जल स्रोत। जी। और उन जल स्रोतों की भी कोई माँ है, और उन जल स्रोतों की माँ है वर्षादार वन, चौड़ी पत्ती के जंगल, जिनको जैसे आप कह रहे थे ना कि बांज, बुरांस, काफुल, ये सब ऊंचाई पर रिंगाल, ये सब हमारे होने चाहिए थे, ये जो घट गए हैं। जी। और उन वनों की भी कोई माँ है, और वो है हमारी चाल खाल या जल तलैया। इन तालाबों का होना और चौड़े पत्तियों के जंगल का होना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे जल स्रोत सूखने से बचें। जी। और जब जल स्रोत सूखने से बचेंगे तो हमारी नदियां भी बची रहेंगी, और कहीं कहीं तो नदियां निकलेंगी। आपको बिल्कुल बहुत खुशी होगी कि हमारे उफरैं खाल क्षेत्र में अब पानी के लौटने की खबर आती है, पानी के सूखने की खबर नहीं आती। तो ये इसलिए हो सका कि पिछले 40-45 सालों में वहाँ के लोगों ने, वहाँ के गांव के लोगों ने चौड़ी पत्ती के जंगल लगाए और जगह जगह चाल खाल बनाई, जल तलैया बनाई। इसी को हमने पानी राखो आंदोलन का नाम दिया।
पानी रखो। आंदोलन, आंदोलन का मतलब जिसमें समाज है, जो एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं है, जिसमें लोगों का प्यार है जी। तो ये किसी भी काम को टिकाना अगर है, शाश्वत अगर रखना है, तो समाज का प्यार उसमें जरूर होना चाहिए जी। तो सब, और समाज उस चीज़ को प्यार देता है जो सस्ता हो, सरल हो, टिकाऊ हो और उपयोगी हो जी। तो ये मेरे अपने अनुभव से तो ये है कि भाई स्रोतों को बचाने के लिए जो उसके प्रकृति के उपाय हैं, चौड़ी पत्ती के जंगल, उसके तालाब, इन्हें बड़ी संख्या में जी। और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से ही हम पर्यावरण के संतुलन को संतुलित रख सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बारहमासी नदियां जो है या मौसमी नदियां बन गई हैं, या जिन नदियों में 12 मास पानी हुआ करता था वो उनमें अब पानी की कमी हो गई और कुछ सूख भी गई हैं। हम देहरादून क्षेत्र की अगर हम बात करें, सौंग नदी है, रिस्मिना नदी है, तमसा नदी है और टोंस नदी है, यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर भी लोकल नदियाँ हैं जिन्हें निश्चित रूप से समय समय पर ऐसे कार्यों के माध्यम से भी इन नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता है। और बहुत अच्छी पहल भी अगर जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा की जाए तो निश्चित रूप से हम इन नदियों को बचा सकते हैं। सर, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो पहाड़ों में इको सेंसिटिव जोन्स हैं वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप से, जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा वहाँ पर कुछ इस तरह की गतिविधियां हो जाती हैं जिससे पर्यावरण असंतुलित होता है, इम्बैलेंस वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसे हम किस तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि जो ग्लेशियरों का जो पिघलना है वो काफ़ी गंभीर समस्या है पूरे मानव समाज के लिए और पृथ्वी के लिए, विश्व के लिए। ये बिल्कुल ठीक है, बात सही है, लेकिन ग्लेशियर पिघल रहे हैं जी, और सब लोग जानते हैं कि पिघल रहे हैं जी। और कई ग्लेशियर जो पहले दिखाई देते थे अब नहीं दिखते हैं। जैसे जोशीमठ से बद्रीनाथ अगर आप जाएंगे तो एक जगह पर हनुमान चट्टी से आगे एक मिलता था रणांग ग्लेशियर। तो ऐसे अनेक जगह हैं और ये धीरे धीरे टूट रहे हैं। पिछले साल एक घटना घटी थी जब 4-5 फरवरी को बहुत तेज धूप थी, लेकिन वो तपोवन, जोशीमठ तपोवन के ऊपर का ग्लेशियर टूट गया था, धूप में ही चटक गया था। यानी कि तब इतनी धूप, एक ही दिन में इतनी धूप, इतनी गर्मी आ गई थी जितनी मई जून में आती है। यानी क्या है कि बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, यानी वैश्विकता के प्रभाव में भी हम लोग हैं। अगर माना कि पूरा संसार का ही तापमान बढ़ रहा है, पूरे संसार में ही बुखार आ गया है, जैसे हमारी शरीर के अगर ताप बढ़ता है ना तो शरीर में बुखार होता है, तो ऐसी धरती का जब ताप बढ़ता है तो धरती पर भी बुखार आता है। बिल्कुल। तो धरती का जब बुखार बढ़ रहा है तो उसका इलाज तो हमारे पास नहीं। लेकिन और ये मानना चाहिए कि ग्लेशियर की उम्र क्या होती है भाई, अगर बर्फ़ ज़्यादा गिर रही है और उसकी वो कम पिघल रहा है तो उसकी उम्र बढ़ेगी, लेकिन अगर वो पिघल ज़्यादा रहा है और बर्फ़ कम गिर रही है तो उसकी उम्र समाप्त हो जाएगी। ये तो साधारण गणित है। तो आप देखिए कि उसके पिघलने का सूत्र होता है तापमान जी। तो जब पूरी धरती का ही तापमान बढ़ने लगेगा तो ग्लेशियर हमारे उत्तराखंड के ही क्या, पूरे हिमालय के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ग्लेशियरों पे संकट होगा। बिल्कुल। और उनकी गलने की स्थिति आ जाएगी। और इसी को बार बार कहा भी जाता है। इसीलिए दुनिया में देखो तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं कार्बन जी, कार्बन तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये जो निकलते हैं ये करते हैं। तो लेकिन प्रकृति में केवल जंगलों में ही वो शक्ति है जो कार्बन को खाते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं जी। इसलिए मेरा तो अपना एक साधारण वो है कि भाई ग्लेशियरों के नीचे जो जंगल होते थे, घने जंगल, उन घने जंगलों को फिर तैयार करने में हमें कोशिश करनी चाहिए जी। बिल्कुल। और ताकि तापमान, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बहुत से अगर घने वृक्ष आपने लगा दिए तो उन घने वृक्षों के कारण आसपास से उस जगह का तापमान 2 या 3 डिग्री या कहीं कहीं 5 डिग्री तक कम होता है, तो इसका असर आएगा। बाकी इसका तो भाई क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय विषय है जी, और दुनिया के देश 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के लिए यही तो चिंता कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इन दिवसों के माध्यम से, पर्यावरण दिवस के माध्यम से एक संदेश भी विश्व के तमाम देश देते भी हैं कि हम बचाएं, अपने हिमालय को बचाएं, अपने प्रकृति को बचाएं, अपने वनों को बचाएं, वृक्षों को बचाएं, तभी तो हमें हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित रह पाएगा। बिल्कुल, वो इसीलिए पूरे देश कहते भी हैं पूरी दुनिया में कि भाई वो देश इतना कार्बन कम करे, इतना कार्बन कम करे। और समय समय पर विभिन्न प्रोग्राम्स के माध्यम से भी जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सर, नदियों को बचाने के लिए आपने नदियों का जिक्र किया और आज का हमारा जो विषय है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जो पर्यावरण संतुलन है,
इस पर आधारित है। तो नदियों को बचाने के लिए, खास तौर से हम पहाड़ी नदियों की हम बातचीत करें तो इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए खास तौर से, जिससे हम अपने पहाड़ों की नदियों को बचाएं और ये ज्वलन समस्या भी देखने को मिल रही है? देखिए, नदियों को बचाने का मैंने कहा ना कि नदियां तो स्रोतों से तैयार आती हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है जी। गाड मेटिक गंगा, यानी गाड बोलते हैं छोटे छोटे बिल्कुल लघु सरिताओं को। जी। इनको मेट के माने इनको जोड़ करके गंगा जी बनती है। जी। तो यदि ये छोटी छोटी जो गाड गदेरे हैं, जी। पहाड़ी भाषा में गाड गदेरे जिनको हम कहते हैं, अगर इन छोटे छोटे गाड गदेरों को हम बचा सके तो नदी बची रहेगी। अगर ये गाड गदेरे ही सूख जाए तो नदी तो इन्हीं से तैयार होती है। तो आवश्यकता यह है, और ये गाड गदेरे बनते थे गांव के आसपास के स्रोतों से। जी। और वो गांव के जो आसपास के स्रोत तैयार होते थे उसके पीछे 2-3 बड़े कारण बनते थे। एक बड़ा कारण तो ये बनता था कि अगर पूरे पहाड़ में खेती ठीक ढंग से हो रही है तो जमीनें फिर अंदर की ओर पानी ले जाती हैं। जी। यदि जमीनें बंजर पड़ जाएंगी तो जमीनों के ऊपर से पानी सर आया और सर से बह जाएगा। जी। और दूसरा यह है कि चौड़ी पत्ती के जंगलों, और तीसरा यह है कि तालाब। जी। तो ये अगर इस तरह के एक प्रयोग हों, ये कहने का ये पूरा संतुलन, पांडे जी, पूरा संतुलन एक तरह से मनुष्यों के समाज के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। जी। यदि मनुष्यों के समाज की ये हो व्यवस्था हो जाए, उनके वो हर समाज अपने अस्तित्व के लिए काम करता है। तो जैसे इतने बड़े पहाड़ों में जल जंगल जमीन के आंदोलन हुए तो अपने अस्तित्व के लिए हुए ना, पर्यावरण की चिंता थोड़ी थी किसी को, चिंता तो थी अपने अस्तित्व की। बिल्कुल। तो अपने अस्तित्व के लिए लोग संघर्ष करते हैं। तो अब सबसे पहले यही है कि वहाँ का जो समाज है, वहाँ के जो लोग हैं, ये इनके साथ ही जुड़ना है। जी। इनके साथ ही जुड़ करके कार्यों को आगे बढ़ाना है, और सरकारें ऐसे कर भी रही हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में तो विशेषकर आप देखें तो 12,600 वन पंचायतें हैं। बिल्कुल। 12,600 वन पंचायतें कम नहीं होती हैं। ये वन पंचायतें अगर थोड़ी सक्रिय हो जाएं तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। तो हमारे उत्तराखंड के ऐसे छोटे छोटे प्रयोग, छोटी छोटी बातों को लेकर के काम की शुरुआत हो जानी चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत बड़े काम का फल भी हमेशा छोटे छोटे कामों को तैयार करके ही आता है। जी बिल्कुल, सही बात है। तो मेरी तो ये सोचना है कि जैसे आज आपका ये कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से बातें आगे तक जाती हैं, लोगों में उत्साह आता है, ऊर्जा आता है, संवाद बनती है, और कभी कभी इससे कोई मौलिक बात भी निकल आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी से जी। और निश्चित रूप से जिस तरह से आपने कहा कि हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम इस तरह के कार्यक्रमों को करें, खास तौर से इन विषयों पर कार्यक्रमों को आयोजित करें कि लोगों के अंदर जन जागरूकता आए। निश्चित रूप से वन अधिनियम बहुत से बने हैं, वन विभाग के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो बांज, बुरांस और उदीस जो है, ये हम देखते हैं कि जल वृद्धि करने में ऐसे जो ये वृक्ष हैं, इनकी काफ़ी अहम भूमिका है जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे, और आपका जो सुझाव है क्या रहेगा पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण के संतुलन को लेकर? मेरा अपना ये समझ है जी कि लोग हमेशा उस पेड़ को, उस जंगल को बचाना चाहते हैं जिसका उनको लाभ होता है। बांज, बुरांस और काफल, ये का लोगों को सीधे सीधे लाभ मिलता है जी, क्योंकि ये चारा पत्ती के काम आते हैं। बिल्कुल। वो पानी की बात तो उनके दिमाग में बहुत बाद में आएगी, पहले उनके पशुओं के लिए चारा मिलता है, उनकी जो खेती के औजार होते हैं वो इन पेड़ों की लकड़ियों से बनते हैं। तो इसलिए लोगों का इससे सीधे सीधे लाभ है, इसलिए लोग इस काम को करते हैं। और ये खुशी की बात थी, अच्छी बात थी कि यही पेड़ हिमालय के मूल पेड़ थे जी। तो वहाँ का मूल समाज इन्हीं से अपना काम चलाता था जी। अब धीरे धीरे हमने तरीके बदल दिए। निश्चित रूप से सर, ये व्यापक विषय है, और अगर हम मानवीय गतिविधि को कम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो पहाड़ी क्षेत्रों में वो संतुलन बनाया जाएगा। आपने इस विषय पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी दूरदर्शन का और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने अच्छे विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खास विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।